नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और हमारी खास पेशकश बड़ी सयानी हिमानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़े पर्दे का मशहूर चेहरा हिमानी शिवपुरी अब छोटे पर्दे पर भी खूब पसंद की जा रही हैं। एनटीवी के फेमस शो हप्पू की उल्टन पलटन में कटोरी देवी का किरदार निभाकर दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। हालांकि कोविड की वजह से शूटिंग जो है वो बंद चल रही है, पर पुराने एपिसोड दिखाए जा रहे हैं जिसमें कटोरी देवी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जिन्होंने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, हीरो नंबर 1, हम आपके हैं कौन, मेहंदी सहित कई ऐसी फिल्मों का हिस्सा वो रही हैं। हिमानी शिवपुरी जी से आज हम सीधी बात करेंगे। हमारे साथ वो जुड़ चुकी हैं। हिमानी जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। थैंक यू, थैंक यू। तो इस चर्चा को आगे जी एक करेक्शन करना चाहूंगी कि अभी फिलहाल पुराने एपिसोड नहीं आ रहे, फ्रेश एपिसोड्स ही आ रहे हैं, ओके क्योंकि ओके हमने इतना बना लिया था। हाँ। जी जी मैम, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। ओवर टू यू सर। बिल्कुल, बहुत स्वागत करता हूँ हिमानी जी आपका। और जिस तरह एक कलाकार का अभिनय, उसके व्यक्तित्व की ताजगी हमेशा फ्रेश होती है, इसी तरह आपके ये जो धारावाहिक है जिसकी बड़ी चर्चा है, उसके भी ताज़े और फ्रेश एपिसोड्स हम देख रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है। हिमानी जी के बारे में मैं बता दूं, जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो उत्तराखंड की उन सुरीली सुरम्य वादियों से निकल कर आती हैं और वहाँ से सफ़र शुरू करके अपना एजुकेशन, स्कूलिंग वहाँ से करके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक का जो उनका सफ़र है अर्ली 90s का, और उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय सिनेमा जगत की एक ऐसी अभिनेत्री जो हर किरदार में किसी खूबसूरत नगीने की तरफ फिट हो जाती है। बहुत सहज सरल जैसा उनका व्यक्तित्व है, और आमतौर पर पहाड़ से आने वाले जो किरदार हैं, जो लोग हैं, वो बहुत ही खूबसूरत तो होते ही हैं, मन की खूबसूरती भी उनके साथ चलती है। हिमानी जी, थोड़ा सा मैं आपके बैकड्रॉप, आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा, बाबूजी के बारे में, परिवार के बारे में, और वो देहरादून का, वो सुंदर देहरादून अर्ली 80s का, जहाँ हिमानी जी का बचपन और स्कूलिंग, और उसी के साथ वो सपने अभिनय के परवान चढ़े। जी धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया, आपके शो में आ रही हूँ मैं। जी और आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं, जैसा कि आपने कहा कि मैं देहरादून से हूँ, पहाड़ी हूँ, और खासकर 1980 का जो देहरादून था, इतना खूबसूरत था, अभी भी मतलब बहुत खूबसूरत। कहा जाए कि सबसे खूबसूरत शहर दुनिया का आपको कौन लगता है, तो देहरादून ही बोलूंगी मैं। और हालांकि अब तो जैसे कि विकास हमारे यहाँ होता है कि बिल्डिंग्स थोड़ी ज्यादा बढ़ गई हैं और कट गए हैं, और ये सब बातें, और भीड़ थोड़ी बढ़ गई है। और लेकिन जब मेरा बचपन जो बीता, इतनी सुनहरी यादें हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश, वो उत्तराखंड के जाने माने लेखक थे, और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आई थिंक ही इज द ओनली राइटर जिन्होंने माउंटेनियरिंग के ऊपर लिखा है, पहाड़ों के ऊपर। तो हमारे घर में बड़ा साहित्यिक सा माहौल था। हमारे घर में बड़े बड़े साहित्यकार आते थे, लाल नागर जी और भगवती चरण वर्मा जी। और मुझे अभी तक याद है कि अमृतलाल नागर जी ने अपना बूंद और समुद्र जो उपन्यास है, उन्होंने मुझे अपने हाथ से लिखी हुई वो कॉपी अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है। उन्होंने से देखा था भरतनाट्यम, तो बहुत खुश हो गए थे, मुझे 50 रुपए का इनाम दिया था उस वक्त। और मुझे थी और आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगी। तो इस किस्म का माहौल था। और मेरे पिताजी शुरू से ही थोड़ा उस जमाने में काफी, क्योंकि साहित्यिक माहौल था, तो काफी उनके जो विचार थे वो काफी आगे, मतलब काफी मॉडर्न, इन द सेंस कि
डांस, मुझे डांस सिखाते थे और मैं पेंटिंग की क्लास में जाती थी, म्यूजिक के क्लास में भी जाती थी और भागती रहती थी अपने दोस्तों के साथ। मतलब हम्म, बड़ा अल्लड़ किस्म का बचपन था और बहुत जी शैतानियां भी करते थे। तो मेरी माँ बहुत चिंतित होती थी। उन दिनों की बात है, अब मैं आप सोचिए कि लेट 70s। तो माँ कहती देखो ये भागती रहती है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, घर का काम कब सीखेगी, कल इसकी शादी होगी। जो जी। नेचुरल होता है महिलाओं हम्म, का कि एक बच्ची को, लड़की का फ्यूचर है कि उसकी शादी हो जाए और सही बात। अच्छे घर में चली जाए। पर इसकी शादी होगी तो क्या होगा? तो मेरे पिताजी कहते थे क्यों तुम अपने बेटे को तो नहीं टोकती? मेरा एक भाई भी है जी छोटा जी मुझसे। जी जी। हम्म बेटा और बेटी, उस जमाने में भी उनका ये था कि मेरा बेटा और बेटी बराबर है। हम्म तो उसको भी में वो जो वो चाहती है। हम्म खैर, ऐसा बात नहीं है कि घर का काम भी करते थे। जब मम्मी पापा बाहर जाते थे तो हम लोग, हमारे घर में जो माली होता था तो उसको मुझे याद है कि हम पकौड़ियाँ बना के खिलाती थी, चाय उस पे एक्सपेरिमेंट करते थे वाह। हम। जी और पूछते क्या माली बाबा कैसी लगी? तो बेचारा बोलता था बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ऐसी पकौड़ी हमने खाई नहीं आज तक। जी पता नहीं कैसी बनी जी होगी। तो खैर जी। वो हम उनका वो अल्लड़। और स्कूल के जो प्लेज होते थे उनमें मैं पार्टिसिपेट करती थी और मुझे स्कूल में एक्टिंग अवार्ड्स मिले। जब तीसरी बार मिल रहा था तो मुझे हेडमास्टर, दून स्कूल में पढ़ती थी मैं, हम्म तो बोला हिमानी और हैबिट। तो खैर एक्टिंग का, लेकिन उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, लेट 70s की, कि कोई उस वक्त उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था। जी तो कोई सोच नहीं सकता था कि आप अभिनय या ऐसी कलाओं में अपना मतलब फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। और हाँ, मुझे एक याद है कि हमारे हेड मास्टर थे मिस्टर मार्टिन, उनकी वाइफ थी मिसेस मार्टिन। तो उन्होंने बोला हिमानी यू शुड गो इनटू फिल्म्स। तो मैंने कहा क्या फिल्म्स? नो नो, मैं फिल्म्स में नहीं जाऊंगी। हम्म हम्म क्योंकि वही था, फिल्म तो बड़ी मतलब वो एक वो जो होता है ना छवि, फिल्म की, फिल्म तो अच्छे अच्छे लोग नहीं करते फिल्म में, ऐसे किस्म की जो थी। तो ये था कि अब मैं पढ़ने में भी होशियार थी, तो मुझे उस वक्त ये सपने थे कि मैं शायद डॉक्टर बनूं या माइक्रोबायोलॉजिस्ट जाऊं। तो ऐसे करते करते मैं जी हाँ पढ़ाई जी हाँ। करती रही ढेर ढेर सारे देहरादून में। सपने। जी ढेर सारी चीज़ें। और आपसे बात करके हिमानी जी अब तक एक नतीजे पे तो मैं जल्दी से पहुंच गया हूं। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं पहाड़ के किसी सुंदर से झरने को सुन रहा हूं और देख भी रहा हूं जो बह रहा है अविरल। एक सरल मन से आप वाकई, मतलब मुझे लगा आप पहुंच गई वहाँ मिस्टर मार्टिन, मिसेस मार्टिन, दून स्कूल, उन उन तमाम चीज़ों को लेकर। आ, मुझे लगता है समय की बंदिश नहीं होती तो मैं आपको निरंतर सुनता चला जाता, क्योंकि बहुत अरे साफ आपसे मन के लोग, बहुत साफ व्यक्तित्व के लोग, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे प्रकृति को हमने बहुत हर्ट किया है, आप समझ सकती हैं क्योंकि आप पहाड़ से हैं, वैसे ही हमने अच्छे लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। खैर, ये जी जी। दार्शनिक बात हुई। लेकिन मैं उन हिमानी शिवपुरी जी की अब बात करता हूँ, हिमानी भट्ट जी की बात करता हूँ। शिवपुरी तो जब वो उनकी मैरिज हुई और जब वो मिली अपने होने वाले जीवन साथी से, उसकी भी बात करूँगा मैं। लेकिन जब आपका सपना दिल्ली की तेज़ गर्मी से रूबरू हुआ, जब वो सुंदर सी नाजुक सी पहाड़ी लड़की दिल्ली आई, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक बहुत ही अद्भुत प्रशिक्षण संस्थान है, लेकिन उसके बाहर का जो दिल्ली है वो डराता भी है, चौंकाता भी है, भयभीत भी करता है। फिर उसके बाद मुंबई की यात्रा, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं और बड़े बड़े पहाड़ आपने देखे थे। तो दिल्ली और मुंबई का ये जो सफ़र है, छोटा सा संक्षेप में हमें बताइए इसके बारे में। कितना मन भी टूटा और किस तरह से आपने अपने को संभाला? दिल्ली की जो बात करें तो मैं पहली बार अपने घर से बाहर आई थी। हम्म और अपने घर की चार दीवारी से, छोटे शहर में हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, हम्म और दिल्ली में डिफरेंट जगह से लोग आते थे। तो अ, अपने आप में मतलब मुझे याद है कि मैं पहली रात को तो अपने कमरे में रोती रही और ब्रैगिंग भी हुई। हम्म खैर, और मैं हर महीने, मतलब अपना, मेरे को देहरादून की इतनी याद आती थी। हर महीने मैं सैटरडे संडे को महीने में एक बार तो जरूर चली जाती थी देहरादून, क्योंकि वो मुझे वो ताजी हवा की
आदत थी, और मैं बस में जाती थी तो मोहन आता था, पहाड़ों शुरू होते थे तो मैं खिड़की से अपना गर्दन बाहर निकाल के वो ताजी हवा वाह। लेती थी। जी। तो बुरा लगता था, लेकिन देख, घर का बुरा लगता था, लेकिन सीखने को बहुत मिला, और सिखाया भी बहुत। हम लोग नाटक में जीते थे, और आपने संक्षिप्त में बोला, खैर धीरे धीरे मैं वहाँ नाटक में रम गई, सीखने लगी। हमारे वहाँ बहुत अच्छे अच्छे निर्देशक आते थे, उनके साथ काम किया। फिर एनएसडी रेpertory ज्वाइन करी मैंने, वहाँ मैंने 10 साल तक प्रोफेशनल थिएटर किया, क्योंकि ये था कि इज्जत, मतलब घर से मदद नहीं लेनी थी, अपने पैरों पर जी। खड़ा होना था। वक्त एनएसडी रेpertory थी, जो कि हम लोग को 600 रुपए से स्टार्ट किया था, कि हमको 600 रुपए मिलते थे ताकि हम अपने घर से पैसा ना लाने पे। जी। तो धीरे धीरे लोग छोटे छोटे रोल्स करते थे क्राउड में, धीरे धीरे वहाँ की लीडिंग एक्ट्रेसेस बनी, एक्ट्रेस बनी, ए ग्रेड आर्टिस्ट बनी। और फिर मुंबई की जहां तक सफर की बात है, तो मेरे, मतलब इस बीच मेरी शादी हो गई थी, तो मुझसे ज्यादा कीन मेरे हस्बैंड थे। मेरा तो बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, मतलब आप तो खैर जी। इंडस्ट्री, इतनी फिल्में मैंने करी है, लेकिन मेरा ये, मैं अपने हस्बैंड से भी कहती थी, भाई तुम जाओ, मैं इधर खुश हूँ रेpertory में, मैं इधर घर संभालती हूँ, खुद मेरा बेटा भी हो गया, तुम जाके बॉम्बे में स्ट्रगल करो। खैर ऐसी बात हुई कि एक रोल ऑफर हुआ देवकी भौजाई का, हाँ। हमराही। जी। हालांकि सीरियल तब आ गए थे, हालांकि मुझे, हम लोग भी छुटकी का रोल ऑफर किया था, वो तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं, थिएटर नहीं छोड़ सकती। हाँ। लेकिन अब टाइम हो गया था, तो आर्टिस्ट को लगता है कि इसके बाद क्या होगा। हम्म। तो मैंने हमरा लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी रोल मिल रहा था, और मेरे हस्बैंड ज्यादा, उन्होंने सब कुछ, हमारे किराए का मकान था, उसमें जो भी छोटी मोटी अलमारी थी, सब कुछ किसी को दे दी, इधर दे दी, सब कुछ की, हम्म। चलो देखो बम्बई चलो। और बम्बई बिल्कुल हम ना किसी को जानते ना कुछ। तो और किराए के मकान में रहते थे, और हमारी इंडस्ट्री की टाइमिंग भी वैसी होती है थी, तो हम लोग अब कैसे जाएं, कि टाइमिंग होता था कि हम लोग शाम तक जाए तो जुहू चौपाटी में जाके वो भेलपुरी खा रहे, मतलब ताकि ये लोग है कि खाली ये लोग क्यों आ गए घर में। तो ऐसे बहुत सारे, कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी मिलने, वही जो स्ट्रगल का टाइम होता है। हम्म। और बम्बई, मतलब एकदम से, मतलब दिल्ली थोड़ी आदत हो गई थी, लेकिन बम्बई एकदम मुझे लगता था मैं किसी को जानती नहीं हूँ। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आपने बोला संक्षिप्त में, तो मैं जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती थी, जी। तो मुझे लगता था इस महानगरी का हिस्सा हूँ, क्योंकि वो इतनी जीवंत रहती थी वहां पे। मच्छी वाली लोग बेच रहे हैं, और मुझे लगता था यस, आई एम पार्ट ऑफ बॉम्बे, हाँ। लोकल ट्रेन में रह के। हम्म। तो धीरे धीरे हमने पहले किराए का मकान, फिर धीरे धीरे पैर जमने लगे, और फिल्म भी मिली मुझे, हम आपके हैं कौन, क्योंकि राज बाबू और सूरज जी ने मेरा एक नाटक देखा था, आजर का ख्वाब, उसको देखकर उन्होंने हम्म। एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख चुके थे। तो हम आपके हैं कौन मेरी पहली फिल्म थी, और इसलिए भी करी क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे ज्ञान शिवपुरी, वो ऑलरेडी उनके साथ फिल्म कर चुके थे। तो मुझे ये था, एक वो छोटे शहर का डर होता है ना, फिल्म इंडस्ट्री, अरे बाप रे तो ये घर के लोग हैं, क्योंकि मुझे याद है जब ज्ञान जी ने फिल्म करी थी, तो मुझे ताराचंद बड़जात्या उस टाइम, इनके जो सूरज जी के दादाजी थे वो जिंदा थे, तो उन्होंने हमको घर पे बुलाया था, और मुझे बाकायदा एक सिल्क की, ग्रे सिल्क की साड़ी गोल्डन बॉर्डर मुझे गिफ्ट करी थी, तो कि जी। बहू आई है घर। हम्म। वो अभी तक मैंने संजोए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में ही, घर के ही लोगों के साथ एक्टिंग करी हूँ। फिर तो उसके बाद डीडीएलजे कुछ कुछ होता है, और धीरे धीरे बम्बई भी, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज जो कुछ भी मेरे पास है, कि मैं आई थी मुंबई कुछ लेकर नहीं आई थी, सिर्फ सपने लेकर आई थी। सही। और घर बिल्कुल। भी हो गया, जी। और काम कर लिया, और कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं मुंबई की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। निश्चित तौर पर हिमानी जी, और शुक्रगुजार हम भी आपके हैं कि आपने मुंबई आकर ये भी बताया कि एक एनएसडी से दक्ष एक अभिनेता
कितनी उसके भीतर एक्टिंग का एक गहरा समंदर होता है। और आप जिस अर्ली 90s के जिस बैच के, मेरे ख्याल से आप शायद 80 के बाद के बैच की हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जी। तो उस समय का जो बहुत ही एक समर्थ और प्रतिभावान अभिनेताओं का समूह था, आप उसमें से एक हैं। एक चीज़ हमें ये बताइए कि कोरोना का ये पीरियड बड़ा टफ है। मैंने आपके कुछ पिछले इंटरव्यूज़ भी देखे और उसके पहले अनूप जलोटा जी से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि कलाकारों के लिए ये बहुत बहुत टफ एक टाइम होता है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी कवर उनके लिए नहीं होता। उनके लिए ना कोई फंड्स होते हैं, ना उनके लिए कोई प्रोविडेंट फंड है, ना कोई केयर फंड है। और तुर्रा ये है कि वो उनको लेकर एक ग्लैमर वर्ल्ड, एक टिंसल टाउन, सारे एडजेक्टिव्स उनके साथ जुड़े हैं। उनको अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है, तो कठिनाई उनके लिए बड़ी हो जाती है। आप क्या कहेंगी? हमने देखा है कि कई लोग इस पीड़ा को झेल नहीं भी पाए और वो निराशा में भी गए, कुछ ने अपनी और अतिवादी कदम उठाए। लेकिन ये जीवन नहीं है। लड़ना, संघर्ष करना, और हम सब संघर्ष करते हैं जब तक हमारी अंतिम सांस होती है, और संघर्ष करने में ही जीत है। आप किस तरह देखती हैं इस पीरियड को और क्या कहेंगी लोगों से कि हौसला किस तरह बना कर रखें? जैसा कि आपने ही सब कुछ कह दिया। कोरोना का समय सबके लिए एक परीक्षा का समय है। और मैं तो मतलब वर्कहोलिक थी। पहली बार आप सोचिए कि घर में रही, मतलब मैं 2 दिन की छुट्टी भी मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी लग्जरी होती थी। और 5-6 में घर पे हूँ, कोशिश कर रही हूँ किस तरह से, मतलब योगा कर रही हूँ, घर में चल रही हूँ और मेडिटेशन कर रही हूँ, थोड़ा लिखने का भी प्रयास कर रही हूँ। लेकिन एक वो जो इनसिक्योरिटी होती है कि क्या होगा, क्योंकि हम जो ऐसे हैं कि एक तरह से ग्लोरिफाइड डेली लेबरर्स हैं कि हम काम करते हैं तभी हमको पैसा मिलता है। तो और हमारा ऐसा भी नहीं है कि घर से काम कर सके। जैसे कई ऑफिसेज ने बोला घर से आप काम करें कंप्यूटर में। लेखक लोग तो कर सकते हैं घर से काम, लेकिन एक्टर या जो बैक लाइट वाले हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको तो फील्ड में ही रहकर काम करना पड़ेगा। तो ना, हम कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है, पर इंडस्ट्री का दर्जा आज तक नहीं मिला। कोई सिक्योरिटी, कोई, जैसे कि आप बोल चुके, प्रोविडेंट फंड नहीं है। तो अब क्या, अभी देखिए कि 1 महीने से हम लोग घर बैठे हुए, और जब हम काम नहीं कर रहे तो हमको पैसा तो मिल ही नहीं रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि हमको जैसे कि अब अगर हम काम करते हैं तो गाड़ी वाले ड्राइवर है तो उसकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, घर में जो काम करता है उसकी तनख्वाह, क्योंकि वो जो आप बोलते कि मेंटेन भी करना पड़ता है स्टेटस। तो ये बहुत ही मुश्किल समय है सभी के लिए। मतलब पिछले साल जो 2020 था, वो हम लोग खुद माइग्रेंट लेबर का जो हमने त्रासदी देखी, उससे दिल दहल गया था। लेकिन कलाकारों को भी ये समय बहुत भारी गुजरा, और अभी भी जो ये लॉकडाउन हुआ है बहुत भारी गुजर रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ कलाकारों के विषय में भी लोगों को सोचना चाहिए। और कलाकार क्या होते हैं कि जल्दी से आके, बहुत कम ही कलाकार होते हैं कि भैया हमारी मदद कर दो, क्योंकि सही भी नहीं लगता है, इतना हमारा ग्लैमर है या कुछ है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि सलमान खान और ये लोग तो अलग कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये वक्त वाकई में बहुत ही मुश्किल का वक्त है। लेकिन मैं सिर्फ लोगों से यही कहना चाहूंगी कि समय है, और समय एक जैसा नहीं रहता है। तो ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त जरूर आएगा। और हमको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने तरीके ढूंढने चाहिए कुछ नया सीखने की, और हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। एक कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब बड़े बड़े लोग, हम लोग खुद डिप्रेशन में, कई बार ऐसा डिप्रेशन होता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कल क्या करेंगे। लेकिन नहीं, जीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिंदगी में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा जैसे आपने कहा, और आखिरी सांस तक संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे तो कोरोना भी हो गया था जब मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं जब वहाँ कोरोना के मैं
हॉस्पिटल में भी गई तो एक अजीब सा डरावना माहौल था, क्योंकि पहली बार एकदम आइसोलेशन, डॉक्टर लोग भी आपको दूर से हेलो करते हैं, और नर्स बेचारी पीपीई किट्स में अब दूर से आके आपको कुछ वो लगा के दवाई देकर चली जाती है, तो आप एकदम एक आइसोलेशन में, जो कि मेरे ख्याल से ये लोग कैदियों को भी आइसोलेशन में रखते, तो वो आइसोलेशन का एक बड़ी भयावह, उस बीमारी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, मतलब मुझे हार नहीं माननी है। तो कोरोना से तो मैंने कि मेरे एक क्लास फेलो थे, तो मैं फोन के जरिए होता था, मैंने कहा क्या यार, कुछ भी नहीं है, ना टीवी है ना कुछ है, क्या करूं? कहता कविता लिख दे कोरोना के ऊपर। तो मैंने वही कविता लिखी कोरोना को ललकारते हुए। तो मतलब उसकी आदमी कुछ को पंक्तियां आपको याद हो तो व्यूअर्स के लिए बड़ी बड़ी प्रेरणादायक भी हो सकती हैं, और आपके उन मित्र ने आपको बहुत सही सलाह दी कि एक कोरोना को ललकारते हुए कविता लिख दीजिए। थोड़ा सा सुनाती हूँ। कहाँ से आया वे, किधर से आकर चिपक गया, बेताल की तरह मुझ पे, एक करोना, ओ करोना, भाग बे, मैं हार न मानूंगी न घुटने। अब तो तू पकड़ा गया, अब तेरा पता चल गया, तुझे न छोड़ूंगी, जड़ से उखाड़ फेंकूंगी, कितना ही बिंद जाए सुइयों से मेरे शरीर। तुझे क्या लगता है पहली बार बिंदा सुइयों से मेरा शरीर? आगे जाती है, थोड़ी सी लंबी कविता है। वाह जी। आगे थोड़ा सा जाती हूँ कि मैं बताती हूँ हम्म। कि लगभग बिनती रही रोज सुइयां। मैंने बोला डायबिटीज हुआ था, कुत्ते ने काटा था। फिर बोलती हूँ और सुनाऊं, समझ गया कि और समझाऊं, लड़ाकू और जिद्दी तो बचपन से थी, चूड़ियां पहनने की एक बार जिद चढ़ी, वो भी रात को, तो पलटन बाजार की बंद दुकान खुलवाकर चूड़ियां पहनी मैंने। परिवार से लड़कर अपनी पसंद का कैरियर चुना, अपनी पसंद का शोहर, अपनी पसंद का काम चुना, कपड़े चुने, गहने चुने, घर चुना, रोल चुने, और अब तुझे खत्म करना चुना। समझ गया बे कि और समझाऊं? बहुत ये सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जिस तरह के भाव हैं हिमानी जी, और बड़ा दिलचस्प प्रसंग है। अगर मुझे पहले पता चलता तो पलटन बाज़ार का वो प्रसंग भी सुनता कि कब वो चूड़ी की दुकान खुली थी और वो चूड़ियाँ आपकी कलाई का हिस्सा बनी थी। और सही बात है, ये पहाड़ी तेवर वाली एक लड़की का संघर्ष रहा है, जिसने अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चुना, और बिना, कितनी सरलता है लेकिन आप में, मैं वही देख रहा हूँ। कंक्लूड करते हुए दो छोटे छोटे से मेरे सवाल हैं, छोटे, वक्त कम है, मेरे ख्याल से मेरे पास 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि उल्टन पलटन, ये जो हप्पू जी वाला सीरियल है, इसका अनुभव आपका कैसा रहा? और इसी के साथ मेरा जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि हिमानी अपनी शक्ति को संचित करके तो चलती रहीं, क्या कभी उनको लगा कि उनकी सरलता उनके लिए बड़ी चुनौती है या ताकत है? मुझे तो लगता है ये आपकी ताकत है। बहरहाल दोनों सवालों के जवाब आपकी तरफ। अप्पू की उल्टन पलटन एक्चुअली मैं डेली तो बड़ा थका देता, मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन उनका पहला सोप था भाभी जी घर पे, वो मुझे बड़ा मजा आता था देखने में। तो सेम डायरेक्शन टीम और राइटिंग टीम थी, और मेरा किरदार बहुत ही खूबसूरत था, उसके इतने कलर्स थे, क्योंकि यूजुअली मैं बहुत ही लालची एक्ट्रेस हूँ, होता है ना कि आपको हमेशा ये तलाश होती है। तो इसमें इतने सारे कलर्स थे, वो एक माँ भी है, और रात को थोड़ी सी वो टिकाती भी है, और उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मगर वो फिर भी आते हैं, दोनों फ्लर्ट करते हैं, और बहू के साथ जो नोक झोंक चलती है तू तू मैं, वो बड़ी प्यारी सी है। और एक बहुत सारे कलर्स हैं, तो और मुझे बहुत सारे उसमें रूप भी करने, कभी मैं अपनी बहन बन के आ जाती हूँ, कभी
डांस का कंपटीशन होता है, तो बहुत कुछ करने को मिलता है, तो बड़ा मजा आता है एज एन एक्टर। तो बहुत मजा आया है पूरी कास्ट के साथ करने में। और उससे भी ज्यादा मजा आता है कि दर्शक इसको इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम कलाकार को, ठीक है हम कहते हैं कि पैसा जरूरी है, कि काम का जो श्रमिक मिलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होती है कि जो ऑडियंस की, जो आप ऑडियंस आपको कहती है कि बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत आपका किरदार बहुत अच्छा लगा, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इनाम होता है। और दूसरा सवाल क्या था, मैं बह गई, जी, आपका दूसरा सवाल। मैं दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो सरल हिमानी जी को हमने देखा है, बहुत सारी टूट फूट भी मन के भीतर होती है, लेकिन आपने आज तक अपनी सहजता को वैसा ही जीवंत रखा है। इसका मतलब है आपने बाहर के प्रभावों को बहुत कम लिया है। वो टूट फूट का असर तो हुआ होगा, लेकिन आपने उस हिमानी को संभाल कर रखा है जब से आपने होश संभाला, यानी अर्ली 70s की पहाड़ों की वो हिमानी और 2021 की मुंबई की ये हिमानी, बहुत अंतर नहीं है। नहीं, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपने ही खुद कहा था कि हम पहाड़ी लोग बड़े सीधे और सच्चे होते हैं और सरल होते हैं। तो और मेरे माँ बाप गॉड ग्रेट, वो नहीं है, बट दे वर सच सिंपल ह्यूमन बीइंग्स, तो उनसे ही मुझे जो कुछ भी मिला है। और मैं मतलब, वो गाना है राज कपूर का कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, मतलब होशियारी इन द सेंस दूसरी तरह की, कि भाई आई एम लाइक दैट ओनली। कई बार अपनी सरलता की वजह से मैं दिक्कत में भी आ गई हूँ, लेकिन आई कांट, मैं बदल नहीं सकती, इतने साल तो नहीं बदली, अब क्या बदलूंगी। तो ऐसे ही बद ताकत ले ले। जी, जी, बदलने की ज़रूरत भी नहीं है हिमानी जी, क्योंकि व्यक्तित्व का जो मूल हिस्सा है, वो मूल हिस्सा ही सबसे सुंदर हिस्सा है। यही दार्शनिक भी कहते हैं, यही अध्यात्मविद भी यही बात कहते हैं, और यही मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि आप चाहे जितना धन अर्जित कर लें, जितनी प्रसिद्धि अर्जित कर लें, लेकिन अगर आपने अपने व्यक्तित्व के उस मूल हिस्से को बेच दिया, तो फिर आपसे दरिद्र और आपसे विपन्न और आपसे गरीब शायद दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आप दुनिया के उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो बहुत अमीर हैं। अमीर से मेरा मतलब है कला से, अमीर से मेरा आशय है अपने मन की शक्ति से। और आज भी आपके भीतर पहाड़ धड़क रहा है, पहाड़ बोल रहा है, देहरादून जीवित है आपके भीतर, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे और आने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो एक अभिनेत्री के तौर पर हम आपको और ज़्यादा प्रॉस्परस देखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हम सब की तरफ से मैं देता हूं कि बहुत आगे आपका जीवन और ज़्यादा बेहतर और सुखी और समृद्ध और एक कला धर्मिता को लेकर और बेहतर नज़र आएगा और ताकतवर नज़र आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। मैं आता हूं आपकी तरफ शुभांगी। जी शरद जी, और हिमानी मैम को सुनना सच में एक तरह से कहा जाए ट्रीट था, क्योंकि जिस तरह से हम उनका चुलबुला किरदार स्क्रीन पर देखते हैं और फिर संघर्ष से भरी उनकी कहानी के वो किस्से सुनना बहुत ही ज़्यादा ट्रीट था। जितने भी दर्शक थे सभी के लिए ये ट्रीट था इनसे बातचीत सुनना। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में। तो इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।